हेलो एवरीवन। मैं फिर से आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले ली हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, और मैंने उसमें बहुत सारा जो भी क्वेश्चंस मैं उठाता हूँ वो सब कॉन्सेप्ट बेस होता है, और उस क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, आपकी समझ बढ़ती है, फिजिक्स में पकड़ बढ़ती है, कैसे हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका कैसे हम अप्लीकेशन कर रहे हैं वो चीज़ आप इससे समझ पाते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक, जो हमने कल क्वेश्चंस किया था उसी पे आधारित हम लोग आज इलेक्ट्रिक डाइपोल पर भी फील्ड की गणना हम लोग करेंगे, फील्ड को ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट्स पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। अब ये चीज पर ध्यान दीजिएगा, दो समान यानी जो आवेश है वो कैसे है? समान है, यानी दोनों का परिमाण सेम है, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक दूसरे से अति अल्प दूरी से पृथक होने पर निर्मित निकाय को विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी दो, अगर जैसे एक आवेश हम ले लें, यहाँ पे ये आवेश मान लेते हैं कि माइनस क्यू है, और एक दूसरा आवेश जो है ये यहाँ पे, और इसको हम मान लें कि प्लस क्यू है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे के काफी क्लोज हो, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही कम हो, ठीक है। तो इस तरह से जो सिस्टम बनेगा, ये जो हमारा पूरा ये जो एक सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो दो चार्ज का यह एक सिस्टम हो गया। तो पहले हम लोग सिंगल चार्ज के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर दो चार्ज का हम सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि दो चार्ज एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक सिस्टम की रचना करेंगे, और इस प्रकार से वो एक डाइपोल कहा जाएगा। हालांकि एक पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये दोनों एक दूसरे के बीच एक दूरी को मेंटेन कर रहे हैं, भले ही वो डिस्टेंस बहुत ही अल्प हो, तो वो एक सिस्टम बनाएंगे और उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। जैसे कि आप जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़े होंगे, पोलर नॉन पोलर, यानी ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइपोल बनाते हैं या डाइपोल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप H2O ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, ठीक है। Cl में एक H प्लस हो गया और क्लोराइड जो होगा माइनस हो गया, और दोनों के बीच जैसे एक ये मान लेते हैं कि HCl का एक मॉलिक्यूल है, H प्लस इस तरफ है और ये बीच में ये Cl माइनस इस तरफ है, और बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो गया, गैप हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह HCl जो पोलर मॉलिक्यूल्स बना और यह एक डाइपोल कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी जो होंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे, ठीक है। और देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। कोई भी डाइपोल होगा तो उसका नेट आवेश शून्य होगा। नेट मतलब कि टोटल आवेश, टोटल आवेश जो होगा उसका शून्य होगा, टोटल चार्ज। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दो जो आवेश है, दोनों आवेश का परिमाण सेम है और प्रकृति अलग अलग है। दैट मीन्स कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एक पर हो गया +10 माइक्रोकुलम और दूसरे पर हो गया -10 माइक्रोकुलम। तो अगर दोनों आवेशों को हम जोड़ेंगे तो मिलाकर के कितना हो जाएगा? इसका सम जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी डाइपोल का जो नेट जो चार्ज होता है वह टोटल जो चार्ज होता है वो शून्य होता है। दूसरा, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। जैसे द्विध्रुव हो गए और इसको मिलाने वाली, ये द्विध्रुव के दोनों आवेश है, इसको मिलाने वाली अगर ये हम रेखा खींचे, ये आगे और इधर आगे भी, ठीक है, तो ये जो रेखा होगी ये पूरी रेखा कही जाएगी द्विध्रुव का अक्ष। ये इससे आगे इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। डाइपोल एक्सिस इंग्लिश में इसको कहेंगे, द्विध्रुव अक्ष या डाइपोल एक्सिस, ठीक है। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कहेंगे डाइपोल की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, और इसे हम लोग 2L से सूचित करेंगे। 2L यानी लंबाई का मतलब क्या हुआ कि एक आवेश से लेकर के दूसरे आवेश की दूरी, और इस दूरी को हम लोग 2L से डिनोट करेंगे। तो ये यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो डाइपोल लेंथ कही जाएगी, डाइपोल की लंबाई कही जाएगी। बट ये लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये एक्सिस कहा जाएगा, ठीक है। और इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है, जितना चाहे उतना आप लंबा उसमें अक्ष आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल का लेंथ हो जाता है। अब डाइपोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी हमारा डाइपोल है, द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके सामर्थ्य को वो मापता है।
उसके शक्ति को मापता है कि वो डाइपोल जो कितना स्ट्रांग है, कितना अधिक शक्तिशाली है, उसके बारे में बताता है। कौन? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं? तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी चूंकि दोनों आवेश का परिमाण तो सेम है, तो कोई एक आवेश आप ले लो, तो कोई एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2l। तो इसको अगर हम गुना कर दें, ठीक है, यानी एक आवेश हो गया q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2l, और इसको गुना कर देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे डाइपोल मोमेंट p। ठीक है, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग p से सूचित करते हैं। ठीक है, तो p बराबर हो जाता है q इंटू 2l, ये डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि डाइपोल मोमेंट जो है यह एक सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी निश्चित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी दिशा क्या हो जाती है? तो इसकी दिशा जो होगी वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ इसकी दिशा। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा, इस P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी दिशा होती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो P के ऊपर ऐसे हम वेक्टर लगा दें तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर n कैप लगा सकते हैं, और n कैप जो होगा, n कैप उस P की दिशा में इकाई सदिश होगा, और उसकी दिशा क्या होगी? तो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। चाहे आवेश किधर भी हो, जैसे प्लस क्यू इधर लिख दे, माइनस क्यू इधर लिख दे, तो P की दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही होगी। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी दिशा जो होती है फिक्स्ड होती है, और अगर परिमाण के रूप में लिखेंगे तो सी P बराबर क्यू इंटू 2l ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये बता चुके आपको कि एक सामर्थ्य या शक्ति को प्रदर्शित करता है, कि द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो किसी भी डाइपोल के सामर्थ्य को बताता है, कि डाइपोल जो है वो कितना हमारा शक्तिशाली है, कितना मतलब स्ट्रेंथ उसका कितना अधिक है। ठीक है, तो P डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा डाइपोल उतना ही स्थिर और शक्तिशाली माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक और इस पे पॉइंट आता है कि आदर्श द्विध्रुव, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब क्या हुआ? आदर्श द्विध्रुव, यानी कैसे डाइपोल को हम लोग आदर्श मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है वो सब डाइपोल में आएंगे, बट क्या है कि किसको आइडियल मानेंगे? तो आइडियल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा द्विध्रुव जिसमें Q टेंस टू इंफिनिटी, यानी ये जो हमारा जो चार्ज होता है इसमें, एक हो गया प्लस ये माइनस Q और दूसरा हो गया यहाँ पे प्लस Q। ठीक है, तो इसमें ये जो चार्ज है और ये बीच का डिस्टेंस हो गया 2l, तो ये जो चार्ज है Q वो टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है, चार्ज का मान टेंस टू इंफिनिटी, डेट मींस कि बहुत बड़ा चार्ज हो। ठीक है, और 2l टेंस टू 0, यानी 2l यानी जो डिस्टेंस है वो टेंस टू 0 हो, यानी डिस्टेंस जो बहुत ही अल्प हो, इतना अल्प कि अगर उससे कम कर दे तो वो शून्य हो जाए। ठीक है, तो उससे कम कर देंगे तो शून्य हो जाएगा, तो वैसे डाइपोल को हम लोग आइडियल डाइपोल, आदर्श द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, जिसमें कि Q टेंस टू इनफाइनाइट हो और 2l टेंस टू 0 हो। ठीक है, यानी डिस्टेंस टेंस टू 0 हो। तो आइडियल डाइपोल का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे जब भी हम लोग डाइपोल के जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो फाइनल हमारा जो भी फॉर्मूला होता है ना वो आइडियल डाइपोल के कारण ही निकलता है। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग इसको यूज करके फॉर्मूला को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे और थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो Q जो होगा इसके लिए यही याद रखना है कि ऐसा डाइपोल जिसका Q टेंस टू इनफाइनाइट हो और उसका जो डिस्टेंस है, डाइपोल लेंथ है, वो टेंस टू 0 हो। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट और दूसरा 0, और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो P होगा एक डिफिनिट वैल्यू हमको मिलेगा। ठीक है, इनडिफिनिट नहीं मिलेगा बल्कि एक डिफिनिट वैल्यू मिलेगा, क्योंकि एक इनफाइनाइट है तो दूसरा 0 की तरफ है, यानी एक बहुत बड़ा है और एक बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसका डाइपोल मोमेंट एक डिफिनिट वैल्यू हमको प्राप्त होगा, और ऐसे डाइपोल को हम लोग आइडियल डाइपोल कहेंगे। ठीक है, तो ये डाइपोल के बारे में बेसिक जानकारी हुई कि डाइपोल जो है वो हमारा दो आवेशों का एक निकाय हो गया, जिसके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, और इसमें दोनों आवेश जो होते हैं उसका परिमाण समान होता है और प्रकृति अलग अलग होती है, और एक दूसरे के काफी निकट आने पर एक निकाय बनाते हैं, और उस निकाय को हम लोग डाइपोल कहते हैं। और दूसरा उसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया कि
दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उसका डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट को P से सूचित किया जाता है, और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसे निकाला जा सकता है। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। थोड़ा सा हम इसको पेन का ये कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। ओके, तो डाइपोल के कारण हम लोग हाँ, तो डाइपोल के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि हम लोग सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हुए थे, और सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। यहाँ पर E = 1/4πε0 Q/r²। इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसको डिराइव भी किया हुआ था, और इस पर आधारित हमने क्वेश्चंस वगैरह भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी हिंदी में क्या हो गया कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, यानी कोई डाइपोल है, विद्युतीय द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमको ज्ञात करना है। अब इसमें भी दो कंडीशन आएगा। एक पहला केस आएगा एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, या ऐसे क्या है कि द्विध्रुव के अक्ष पर। ठीक है, अभी द्विध्रुव के अक्ष के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, उस सीधी रेखा को हम लोग द्विध्रुव का अक्ष कहेंगे। तो एक हमको पहला यही निकालना है कि द्विध्रुव के अक्ष पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का मान कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पर डाइपोल लेते हैं, एक यहाँ पे डाइपोल ले लेते हैं। ये मान लेते हैं आवेश Q -Q हो गया, और यहाँ पे आवेश हो गया +Q। ठीक है, ऐसा आप एक ध्यान में रखिए कि कभी भी जब आप डाइपोल बनाए तो प्रैक्टिस आपकी यही हो कि हमेशा जो माइनस जो Q है उसको आप बाएं तरफ रखिए, और +Q हमेशा दाएं तरफ रखिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में रखिएगा, तो फिर आपको डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट हम ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं A, और इसका नाम देते हैं हम B। ठीक है, तो A पर हो गया -Q और B पे हो गया +Q आवेश, और इस प्रकार से एक डाइपोल बन गया। और डाइपोल बन गया तो इसका यहाँ पे मिड पॉइंट हम ले लेते हैं O, और डाइपोल की जो लेंथ है, डाइपोल की लेंथ आपको बताए थे हम कि डाइपोल की लेंथ जो होती है वो 2L होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो हो गई वो 2L हो गई। तो 2L लेंथ है, और बीच में मिड पॉइंट ये O है, यानी मध्य बिंदु O है। तो A से O तक का डिस्टेंस इधर आधा L, और O से B तक का डिस्टेंस इधर भी आधा L, और दोनों को जोड़ देंगे तो A से B तक का टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 2L हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाइपोल का एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डाइपोल का हम एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर, और इस तरह से डाइपोल का एक्सिस बन गया। और इस डाइपोल के एक्सिस पर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डाइपोल के जो मिड पॉइंट है, डाइपोल का मिड पॉइंट हो गया O, तो इस मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम यहाँ पर मान लेते हैं कि R है। ठीक है, तो डाइपोल के मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर डाइपोल के अक्ष पर P एक बिंदु है जहां पर हमको विद्युतीय क्षेत्र का मान इस द्विध्रुव के कारण हमको ज्ञात करना है। अब यहां तक हमारा ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि अगर डाइपोल में दो आवेश है, तो दो आवेश है तो एक प्लस है और एक माइनस है, और P बिंदु पर हमको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है।
तो निश्चित रूप से हमको प्लस आवेश के कारण भी विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर माइनस आवेश के कारण भी विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे, और तब फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो पी बिंदु पर हमारा नेट विद्युतीय क्षेत्र निकल जाएगा, जैसा कि हमने कल के न्यूमेरिकल्स में किया हुआ था। ठीक है, तो सेम वही चीज हमको यहाँ पर भी करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकालते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युतीय क्षेत्र, पी पर विद्युतीय क्षेत्र। अब इसको कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब ये चीज जो है, ये पूरा टॉपिक जो है ना, पूरा वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ेंगे, यानी पूरा वेक्टर का यूज करेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग निकालेंगे, ई प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू यहाँ पर नीचे प्लस क्यू लिखने का मतलब कि प्लस क्यू आवेश के कारण हम विद्युतीय क्षेत्र पी पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज हो गया यहाँ पर क्यू, और बटे अब हो गया डिस्टेंस, बटे डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, आवेश जो है वो हमारा यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको लेनी है। ठीक है, तो ये वाली दूरी कैसे निकालें, क्योंकि ये जो दूरी r है वो तो O से दी गई है, तो वो वाली दूरी, तो ये r जो है वो यहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दूरी तो अधिक है। हमारा आवेश यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी है। तो एक काम कर सकते हैं, इस r वाली दूरी में से अगर ये l हम माइनस कर ले, जैसे O से B तक का l डिस्टेंस है, इसको हम माइनस कर ले, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बच जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस l, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन भी हमको दिखाना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर ई प्लस क्यू के रूप में ऐसे बाहर की तरफ दिखा देंगे। ठीक है, तो ये उसका डायरेक्शन वहां पे दिखा दिए। अब उस डायरेक्शन को हमको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे अगर सपोज करो कि ये जो डायपोल हमारा है, इस डायपोल का जो मिड पॉइंट है ओ, उसको हम मान लेते हैं कि यह किसी एक्स वाई जो अक्ष होता है ना, एक्स वाई अक्ष, तो उस एक्स वाई अक्ष का यह मूल बिंदु है, और मूल बिंदु है, और ये पूरा डायपोल जो वो एक्स अक्ष के अनुदिश ऐसे वो फैला हुआ एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो ये मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु हो गया, तो ये जो हो गया हमारा पूरा एक्स अक्ष हो गया, इसको हम यहाँ पर एक्स अक्ष दिखा देते हैं कि ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष की दिशा में ही हमारा ई प्लस क्यू है, और एक्स अक्ष की दिशा को हम लोग कैसे दिखाते हैं, वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे, एक्स अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए हम लोग आई कैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा के लिए यानी ई प्लस क्यू जो हमारा विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा पी बिंदु पर, उसकी दिशा को हम लोग आई कैप से दिखाएंगे, क्योंकि उसकी दिशा प्लस एक्स अक्ष की दिशा में है। अगर वही इस दिशा में रहता तो उसके लिए हम लोग माइनस आई कैप ले लेते, क्योंकि वो निगेटिव एक्स अक्ष की दिशा में हो जाती, तो फिर उसके लिए हम लोग माइनस आई कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो एक्स अक्ष की दिशा में इसको हम लोग रखा हुआ मान रहे हैं, इसलिए आई कैप ले लिए। ठीक है, तो अब ये हमारा जो विद्युतीय क्षेत्र निकला वो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर निकला। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण भी पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। तो अब उसको निकालते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र। तो अब बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ पर लिख लेंगे E माइनस क्यू, और फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर Q, क्योंकि यहाँ पर भी चूंकि आवेश माइनस में, लेकिन आवेश का मान हम माइनस में नहीं रखेंगे, पहले ही बता चुके हैं कि विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय बल में जब भी हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे तो उसमें आवेश का सिर्फ परिमाण लेंगे, उसका माइनस प्लस हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम माइनस का यूज नहीं करेंगे। अब आगे डिस्टेंस की बात, तो ए से पी तक का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि ए बिंदु पर ही हमारा माइनस क्यू आवेश है, तो ए से पी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो इसमें ये वाला डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे, और ये वाला डिस्टेंस एल है, तो आर में अगर एल प्लस कर दे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस क्यू के कारण हमारा विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका डायरेक्शन पर आते हैं, तो माइनस क्यू आवेश है, डेट मीन्स की निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी दिशा इनवर्ड होती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो जाएगी माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा हो गई वो इनवर्ड हो गई, उसके अपोजिट हो गई। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये एक्स अक्ष में था, तो हमने इसके लिए आई कप लिया था, और ये जो है माइनस एक्स अक्ष यानी उल्टी दिशा में है, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं माइनस आई कैप।
तो माइनस आई कैप जो होगा वो निगेटिव एक्स अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमारा निकल चुका है। अब P बिंदु पर हमको नेट विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। तो नेट विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, ई P बिंदु पर नेट विद्युतीय क्षेत्र, तो नेट विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अब ये जो हमने क्षेत्र निकाला E प्लस क्यू और फिर E माइनस क्यू, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा P बिंदु पर नेट विद्युतीय क्षेत्र निकल जाएगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो E का मान हम यहाँ पर लिखते हैं, E नेट इसका निकालते हैं। तो अब E प्लस क्यू का वैल्यू देखो, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों को चूंकि हमको ऐड करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर चेक करिए, तो आप ये क्या पाते हैं कि इन दोनों वैल्यू में ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है। फिर ये वाली Q और यहाँ पर भी Q, ये दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है तो दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो नीचे वाला r माइनस एल का स्क्वायर है और यहाँ पर r प्लस एल का स्क्वायर, ये अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। और फिर एक चीज और करना है, ये माइनस जो टर्म है, ये माइनस टर्म आई के साथ जो है, तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये माइनस टर्म हम यहाँ पर ला देते हैं और आई कैप को भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हो जाएगा, माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया हमारा आई कैप कॉमन हो गया, सॉरी इसको ब्लैक करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये आई कैप जो है वो कॉमन हो गया, और ये Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो गया, और बीच में हो गया 1 अपन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, और ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसका ये हो जाएगा यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया आई कैप, ठीक है। तो सिंपली जैसे हम दो भिन्न का जैसे जोड़ घटाव करते हैं ना, वैसे इसको हम बस हमने घटा लिया, यहाँ पे इसका हमने एलसीएम लेकर के इसको कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे ये जो टर्म है ना नीचे वाला, ये वाला जो टर्म है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको और अच्छे से आपको समझा देते हैं कि ये वाला टर्म का हमारा वैल्यू कितना होगा, इसको थोड़ा समझना है आपको। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको लिख के समझा देते हैं, फिर इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर है और r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r माइनस एल इंटू आर माइनस एल, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। फिर ये वाला जो टर्म है r प्लस एल इंटू आर प्लस एल, इसको भी 2 बार। अब यहाँ देखेंगे पेयर लगाएंगे r माइनस एल और r प्लस एल का, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, चूंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी के आधार पर इसको पेयर लगाते हैं। फिर यहाँ पर भी 2 ये भी बन रहा है, ठीक है, तो इसका भी पेयर लगाते हैं, तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये 2 बार है तो इसको भी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस तरह से इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से होल स्क्वायर, तो ये जो हमारा मान था ये वाला इतना, तो इसके जगह पर सिंपली हम वो लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसी चीज को अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, पॉज कीजिएगा सर। ओके, तो हम लोग निकाल चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू आवेश के कारण और फिर माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। फिर हम यहाँ पर इसको ऐड कर लिए थे, थोड़ा सा ये डिलीट हो गया था, इसलिए फिर से दोबारा इसको करना पड़ रहा है। हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई थी, अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और फिर माइनस, और फिर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं r माइनस एल के होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बट बाहर माइनस है तो वो भी हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2RL,
तो -2RL होगा, तो बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +2RL अपॉन ये हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था कि R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और इस प्रकार से ये आई कैप हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट करेंगे। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये जो है आपका R² माइनस में, और ये R², ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा 2RL प्लस 2RL। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0, और ये 2RL प्लस 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और फिर ये आई कैप यहाँ पे कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, और इसको रीअरेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/4πε0, और यहाँ पर हम लिख लेंगे Q इंटू 2L आई कैप अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर इंटू R। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज किया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो 4 है, 4 को हमने दो भाग में बांट दिया, 2 इंटू 2, एक 2 को हम इधर लेकर के आ गए, और एक 2 को हम 12L के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो Q इंटू 2L हमारा एक बन गया, तो Q यहाँ पे आ गया, 2L यहाँ पे आ गया, R को हमने यहाँ पे कर दिया, आई कैप को Q इंटू 2L के साथ हमने ऐसा कर दिया। अब ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि Q इंटू 2L को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इस पूरे फॉर्मूले को हम लोग डाइपोल मोमेंट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट हो गया, तो ये फॉर्मूला अब हमारा हो जाएगा 1/4πε0, और ये डाइपोल मोमेंट हो गया P। ठीक है, और ये इसके साथ डायरेक्शन भी है, तो इसका वेक्टर हो गया P, और ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2P अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर, और इंटू हो गया R। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला मिला। वेयर हम यहाँ पे P क्या है, वेयर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, वेयर P जो है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहेंगे। डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, पिछले स्लाइड में, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर ये चीज, एक चीज और है कि यहाँ पर हमने आई कैप को भी इसी के साथ ऐड कर दिया। तो आई कैप क्या है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो -Q से +Q की ओर होता है, तो -Q से +Q की ओर इसका डायरेक्शन होता है, तो इसलिए ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, अब ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है जो कि आई कैप का डायरेक्शन है, या जो E+Q का जो डायरेक्शन है वही है, या कहें कि आई कैप यानी एक्स अक्ष के डायरेक्शन में। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, तो इसलिए इसके डायरेक्शन को यूज करके हम यहाँ पर P को, डाइपोल मोमेंट को वेक्टर टर्म में इसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक R आ गया, तो ये ई एक्सियल का। अब फॉर इसी को हम लोग, इसी फॉर्मूले को हम लोग आइडियल डाइपोल के लिए लिखते हैं, तो लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल के केस में लोग क्या पढ़े हैं कि आइडियल डाइपोल के जो केस में होता है, जो L होता है वो बहुत ही टेंस टू क्या होता है, 0 होता है, यानी डाइपोल लेंथ जो होता है 2L वो टेंस टू 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर इसकी आइडियल डाइपोल लेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, 2L टेंस टू 0। तो उस स्थिति में ये जो R जो होगा वो L की तुलना में बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो ज्यादा है, तो R का डिस्टेंस बहुत अधिक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि L, ये जो R है वो L की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है, यानी R वेरी वेरी ग्रेटर देन L। ठीक है, तो जब वैसी स्थिति हो कि L का मान R की तुलना में नगण्य हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो L को हम यहाँ पर नगण्य मान करके इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो फिजिक्स में ऐसा हम बहुत जगह करते हैं कि जब भी कोई राशि बहुत ही छोटी होती है जिसको लेकर के आगे चलने से कोई फायदा नहीं होता है, तो वैसे टर्म्स को हम लोग वहीं पर छोड़ देते हैं। तो वैसे टर्म्स को अगर हम यहाँ पर छोड़े, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा मान आएगा वो हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो गया 2P अपॉन ये R² का स्क्वायर है, तो R का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू R, क्योंकि L² को हमने यहीं पर ड्रॉप कर दिया। तो इस प्रकार से E जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा किस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, तो E एक्सियल भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो E एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया 1/4πε0 2P/RQ, क्योंकि एक R से कैंसिल हो गया ये। तो इस प्रकार से हमको एक्सिस पर, यानी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा मान हो गया 1/4πε0 2P/RQ। ठीक है,
तो ये हमारा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/r3 के प्रोपोर्शनल है, जैसे क्या कि आर का पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि सिंगल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो अभी दोनों में क्या, दोनों से हम क्या अंतर है, दोनों में ये अंतर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है पॉइंट चार्ज के कारण जितनी तेजी से घटता है उससे ज्यादा तेजी से डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता है, क्योंकि ये आर का पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ज्यादा तेजी से डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से घटेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जैसे एक हमारा दो केस था इसमें, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसमें दो केस हमको पढ़ने थे। एक हो गया कि ऑन द एक्सिस, ठीक है, और एक हो गया, ये हो गया दूसरा हमारा कलर। तो यहाँ पर हमको डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो अब ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, यानी जैसे हम यहाँ पर ऐसे फिगर ड्रॉ करते हैं आपको समझ में आएगा। फिर जैसे यहाँ पर हम एक डाइपोल बनाते हैं, ये हमारा डाइपोल हो गया, ये -q, इसका नाम देते हैं ए, ये हो गया बी, और ये यहाँ पर -q चार्ज है और ये यहाँ पर +q चार्ज है। ठीक है, और ये डाइपोल का मिड पॉइंट हो गया O। ठीक है, ये डाइपोल की लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये डाइपोल की लेंथ हो गई 2l। ठीक है, और ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो डाइपोल की जो मिड पॉइंट है वो दो भागों में इसको बांट देते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस l और ये वाला भी डिस्टेंस l। अब ये हमारा डाइपोल हो गया। अब इसमें क्या दूसरा पॉइंट में हमारा क्या है कि अब हमको एक्सिस पर नहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको इस रेखा पर, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, जो कि इससे बिल्कुल थोड़ा सा इसको और सीधा करते हैं। तो ये जो बिल्कुल ये जो मिड पॉइंट डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग समद्विभाजक रेखा भी हिंदी में कहते हैं, या इक्वेटर इंग्लिश में कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन हो गया ये। ठीक है, तो इस रेखा पर अब मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, यानी द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको निरक्षीय, इसको हम लोग निरक्षीय, निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, तो इसको निरक्षीय रेखा भी हम लोग कहते हैं। तो इस निरक्षीय रेखा पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसका वेक्टर सम कर देंगे। तो ये जो मिड पॉइंट O है, तो मिड पॉइंट O से P का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि R है। ठीक है, तो अगर हम +q के से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हमको जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से इसको लेना पड़ेगा, O से B से लेकर के इस P तक। और अगर -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये वाला भी डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक का लेना पड़ेगा, यानी A से लेकर के P तक। अब अगर ज्योमेट्री का अगर आप उपयोग करेंगे या ट्रिगो का उपयोग करेंगे, तो अगर इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये हमारा बेस जो हो गया वो L हो गया, परपेंडिकुलर जो हो गया वो R है, तो ये वाला जो होगा हमारा साइड, ये हो जाता है हमारा R² + L² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर R² + L²। ठीक है, अब यहाँ पर हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E + Q, सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं, बाकी सब चीजें तो आप समझ रहे हैं। तो E + Q के कारण हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे वहां पे, थोड़ा इसको और नीचे करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको वहां पे जगह की। तो E + Q, E + Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और चार्ज हो गया Q, और डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है √r² प्लस l², और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² प्लस l², ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा सबसे ज्यादा समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी दिशा हो जाएगी आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे उसकी दिशा को हम लोग दिखाएंगे E प्लस Q, ये बाहर की तरफ उसकी दिशा हो गई। डेट मीन्स की अलोंग B टू P, यानी कैसे लिख सकते हैं, अलोंग B टू P, B से P की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार से माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E माइनस Q, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और डिस्टेंस इसका भी वही हो जाएगा जो उसका है, वही डिस्टेंस इसका भी, यानी r² प्लस l², और इसकी दिशा, अब ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, तो उसकी डायरेक्शन को ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे E माइनस Q, डेट मीन्स की P टू A, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P टू A, यानी P से A की दिशा में। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। दोनों का देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, बीच का एंगल देखेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे, इस पर एक क्वेश्चन तो आपको बताए थे कि अगर दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों के बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वो इसी दोनों में से किसी एक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। बट यहाँ पे क्या है कि हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है ना, और कंपोनेंट्स करके तब हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिजल्ट इसका हम कंपोनेंट्स करते हैं तो क्या क्या हमको मिलता है। एक की E प्लस क्यू का अगर हम कंपोनेंट्स करते हैं तो E क्यू प्लस क्यू का कंपोनेंट्स करते हैं हम, तो एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं, इससे पहले इसको ठीक कर दें। एक कंपोनेंट जो हो गया हमारा ऐसे, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक हो गया इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट बना E प्लस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन गए। अब ये दो कंपोनेंट्स बने तो अब आप कहेंगे कि सर ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा क्यों हो गया। तो आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में कि जैसे यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे मान लो एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर भी ये एंगल जो बन रहा है थीटा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा, वही सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा थीटा। तो जिसके साथ एंगल बनता है ना वो किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो किसी वेक्टर को हम लोग दो भागों में ऐसे हम दो भागों में उसको तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। दोनों भाग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो इस तरह से इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अब इसका निकालते हैं। ठीक है, इस दूसरे वाले का, अब ये दूसरा वाला जो हमारा ये है E माइनस क्यू, तो E माइनस क्यू का अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में, ये वर्टिकल कंपोनेंट E माइनस क्यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके भी दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बन गए, और यहाँ पर एंगल इसका यहाँ पे भी हो गया थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है E माइनस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये इस वेक्टर के यानी E माइनस क्यू के कंपोनेंट्स हो गए, और ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो E प्लस क्यू के कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दोनों वेक्टर का जो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों का जो ये वाला जो पार्ट होगा E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, ये भी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चूंकि
ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर भी इक्वल होंगे, और इक्वल एंड एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण पी पॉइंट पर ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस प्रकार से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दो कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं होता है, ना ही इसका कोई रोल है और ना ही इसका कोई रोल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण। बट दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे में एक ही डायरेक्शन में होने के कारण सम हो जाएंगे, और सम हो करके इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्रोवाइड करेंगे। तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इन दोनों को सम करने से हमको मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब हम क्या लिखेंगे, ई नेट, तो ये क्या मिला हमको, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। अब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी हम लोग डाइपोल मोमेंट के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो इसका डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इस दिशा में। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ठीक इसके अपोजिट है, यानी उल्टा है। तो उल्टा है तो क्या करेंगे, इसी में अगर हम इसका निगेटिव वेक्टर बना दे, माइनस पी कैप लगा दे, तो माइनस पी कैप इस दिशा को रिप्रेजेंट कर देगा। तो माइनस पी कैप जो है वो इसका निगेटिव यूनिट वेक्टर हो गया जो कि पी को रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार से इसका डायरेक्शन भी निकल गया। अब चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए दोनों को हम ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2e प्लस क्यू कॉस थीटा और माइनस पी कैप। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर E प्लस क्यू की वैल्यू को पुट करते हैं। तो E प्लस क्यू वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नट और Q बटे R प्लस एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा E प्लस क्यू का मान हो गया। फिर कॉस थीटा, तो कोई भी यहाँ पर जो भी एंगल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम कॉस थीटा लगा देंगे। अगर हम तो कॉस थीटा लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, तो एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा एल और नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट को पावर में हम 1/2 लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको रूट ना लगा करके पावर में 1/2 का यूज कर लेंगे। और फिर माइनस पी कैप, तो माइनस पी कैप हमको यहाँ पर यूज करना है, तो फिर यहाँ पर हम लगा लेते हैं माइनस पी कैप, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, और हाँ एक चीज टू यहाँ छूट रहा है, ये टू हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू 2L माइनस पी कैप अपॉन, ये वाले को एक साथ हम जोड़ दे अगर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ, तो दोनों का पावर मिला करके हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो होता है वो आपस में ऐड हो जाता है, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से ऊपर वाला आप देखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, तो ये फिर हमारा माइनस पी वेक्टर बन जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Q इंटू 12 को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो डाइपोल मोमेंट यानी P हो गया, और माइनस P यहाँ पर डायरेक्शन उसके P कैप उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से माइनस P हमारा एक वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, ओके। अब फिर अगर हम आइडियल डाइपोल के लिए ले, अगर हम इसको लिखे फॉर एन आइडियल डाइपोल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एन आइडियल डाइपोल,
तो आइडियल डाइपोल के लिए आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एल को फिर हम नेग्लिजिबल मान करके छोड़ देंगे, और नेग्लिजिबल मान के छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0, और फिर ये हो जाएगा -p/r² का पावर 3/2, क्योंकि एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान के हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिला। थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमको ये जो फॉर्मूला है जो हमारे पास आया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस p/r² का पावर 3/2। तो अब इसमें से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको इक्वेटर पे, इसको इक्वेटर ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाएगा 1/4πε0 माइनस p/r का पावर 3। डेट इज द रिजल्ट। ये हमारा इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे आप, तो इसमें ये हो गया माइनस में। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम प्रीवियस में चलें, ठीक है, तो यहाँ पे आए अगर हम प्रीवियस में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये माइनस पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस पी इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और इस कारण से जो है वो हम यहाँ पर माइनस पी टर्म यहाँ पे आ रहा है। तो ये इक्वेटर पर इक्विलेटरिक फील्ड हो गया, और एक्सियल पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसको भी अगर हम लिखे यहाँ पे एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आएगा 1/4πε0 2p/r³। अब यहाँ पर दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों की अगर हम तुलना करते हैं, तो दोनों की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, तुलना करने पर, तो दोनों की तुलना करो, तो दोनों की तुलना करने पर हम क्या पा रहे हैं कि अगर हम इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, अगर उसमें -2 से गुना कर दे, तो एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसे -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, और 2 इसमें भी आ जाएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ गया, इस फॉर्मूला के बराबर आ गया। तो डेट मीन्स कि हम लिख सकते हैं ई, यहाँ पे ई एक्सियल इक्वल टू -2 इंटू ई इक्विटोरियल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, सॉरी इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल की तुलना में क्या होगा, वहां पे आधा हो जाएगा। यानी अगर हम एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ज्यादा दूरी तक मिलेगा, इक्वेटर में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बहुत कम दूरी तक मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये हम दोनों के बीच ऐसे हम तुलना करते हैं, तो एक रिलेशन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखें सिर्फ, तो हम इसमें सिर्फ 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्विटोरियल। ठीक है, तो ऐसे भी हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो डेट मीन्स कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में दुगुना होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में दुगुना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हम एक डाइपोल ले लेते हैं, एक डाइपोल, ये -q और ये हो गया +q, और ये वाला डिस्टेंस है पॉइंट P। तो यहाँ पर अगर सपोज करते हैं कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिल रहा है, 100 न्यूटन पर कूलम का, 100 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एक्सियल पर। तो अगर हम इस डाइपोल को घुमा करके, ऐसे मान लीजिए डाइपोल रखा हुआ, इसको हम घुमा करके ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे रोटेट कर दें, तो 90 डिग्री पर ऐसे अगर रोटेट करेंगे तो ये हमारा डाइपोल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये -q हो गया और ये हमारा हो गया +q। अब पॉइंट अभी भी वही है, पॉइंट अभी भी हमारा वही है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, पहले ये पॉइंट एक्स इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है, तो अब ये इक्वेटोरियल हो गया, तो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो एक्सियल का आधा। दैट मीन्स कि इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्सियल का आधा न्यूटन पर कूलम, यानी 50 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो जाएगा एक्सियल वाला वैल्यू, ई एक्सियल
ठीक है, और ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर लाइन में अगर जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी तेजी से घटेगा, और एक्सिस पर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड धीमी गति से घटेगा। ये दोनों, ये इस रिलेशन का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह का ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है कि अगर ये डाइपोल ऐसे रखा गया है तो उसके एक्सिस पर इतनी दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उसको अगर 90 डिग्री पर रोटेट कर दे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 90 फील्ड पर रोटेट कर देंगे तो वो पॉइंट जो होगा अब वो इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा तो वहां पर एक्सियल फील्ड जो होगा वो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल की तुलना में आधा हो जाएगा। दैट मीन्स कि 100 है तो 50 न्यूटन पर कूलम का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आज डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी डाइपोल, इस आज के क्लास में उन्होंने डाइपोल को पूरा कवर किया है। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पर पूरा डेरिवेशन किया है, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कभी एक्सियल का पूछ दिया जाता है, कभी इक्वेटोरियल का पूछ दिया जाता है, या कभी कभी एग्जाम ऐसे भी देता है कि किसी एक पॉइंट पर निकालिए, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए। तो आप इस पूरे डेरिवेशन को आप जैसे जैसे वीडियो में है वो थोड़ा सा इसको स्लो करके आप इसको देखिए, कॉपी पर नोट कीजिए, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी एक्सियल, अभी इस पर हम लोग थोड़ा सा डाइपोल पर हमारा एक और अभी क्लास होगा, जिसमें हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके और उस पर टर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है या लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो आप इसको 2 बार 3 बार देख करके समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।